अस्सलामुअलैकुम। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड्स से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रो रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी से जो चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है, जबकि स्टैटिक मतलब है एट रेस्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एट रेस्ट जो है इंडक्शन वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं, जैसा कि हमें कैपेसिटर में मिलता है। कैपेसिटर में एक प्लेट पे अगर एक चार्ज रखो तो उसका ऑपोजिट चार्ज दूसरे प्लेट में खुद ही इंड्यूस हो जाता है, यानी बन जाता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज कंडक्शन प्रोसेस फॉलो करता है, यानी चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ये थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हमें पता है चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं। अभी जो स्टैटिक मोड में जो भी चार्ज है वो अपने इर्द गिर्द एक ऐसा एरिया रखता है जिसमें कोई सेम चार्ज आए तो वो उसको रिपेल करेगा, ऑपोजिट चार्ज आए तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उस एरिया को समझने के लिए हमने लाइंस ड्रा की हैं। उन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब ये ऐसी लाइंस हैं जो चार्ज से दूर होती जाएंगी तो इनकी डेंसिटी कम होती जाएगी। जब ये चार्ज से करीब, अंदर चार्ज के करीब हम जाते जाएंगे तो इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी। इनकी अगर डायरेक्शन को हम फाइंड करना चाहें तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज होती हैं। अब मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी सेम चार्ज इसके एरिया के अंदर लाया, यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया। जब चार्ज को यहाँ मूव किया तो देखें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसके ऊपर एक्ट कर रही है और इसको रिपेल करने की कोशिश कर रही है। जब मैंने इसको थोड़ा और अंदर किया तो तीन लाइनों ने इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसकी रिपल्जन फोर्स जो है पहले जो जिसका एरिया था उस चार्ज की बढ़ गई दूसरे चार्ज आने वाले चार्ज पर। इस फोर्स को जो आने वाले चार्ज के सरफेस पे लगती है ड्यू टू फील्ड लाइन्स की वजह से, इनको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो फ्लक्स वर्ड है वो एक लातिनी ज़बान से निकला है जिसका मतलब है फ्लो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है फील्ड लाइंस जो लग रही है दूसरे के सरफेस पे, ठीक है, यानी एरिया पे। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। ठीक है, किसी मखसूस एरिया से चार्ज के आने वाले काबिज चार्ज के सर्टेन एरिया पे जो फील्ड्स लग रही हैं या गुजर रही हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या बनेगी? हमें पता है कि इसमें दो क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, एरिया की डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, दोनों वेक्टर हैं। तो जब दो वेक्टर मिलते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमारे पास स्केलर आता है। मैथमेटिकली मैंने प्रूव किया, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्केलर प्रोडक्ट है क्योंकि फ्लक्स जो है दो वेक्टर क्वांटिटीज़ की वजह से वजूद में आता है। अब आप ए के ऊपर देखें, मैंने एक एरो डाल दिया है। अगर मैं ये एरो न डालता होता तो ये वेक्टर को शो नहीं कर रहा होता, फिर सिर्फ सरफेस एरिया को शो कर रहा होता। अब हम इसको कहेंगे एरो की वजह से वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन हमें करनी पड़ेगी। अब हम नए टर्म यूज़ कर रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इसका सेम मैग्नीट्यूड होता है बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया होती है। ठीक है, जैसे आप इस पिक में देख लें, आप इससे सही समझ जाएंगे। अब ये फोर्स जो उसके एरिया में आने वाले चार्ज पर लगती है ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया है, मतलब जितनी फील्ड लाइंस उसके सरफेस के ऊपर एक्ट करेंगी या उस पर पास करेंगी, ठीक है, उतनी फोर्स ज़्यादा लगेगी। अट्रैक्शन की भी हो सकती है या रिपल्जन की भी हो सकती है ये फोर्स। ठीक है, दूसरा फैक्टर हमारे पास एरिया
ऑफ द सरफेस। अब जो आने वाले जो चार्ज है उसका एरिया कितना है ये भी डिपेंड करता है। अगर उसका एरिया ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा फील्ड लाइन पास करेंगी और फोर्स ज़्यादा लगेगी, ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। तीसरा हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के सामने किस तरह रखा हुआ है वो सरफेस एरिया, ठीक है, अगर तिरछा रखा हुआ है, बिल्कुल सीधा रखा हुआ है या बिल्कुल उसके पैरेलल रखा हुआ है, ये फैक्टर भी डिपेंड करते हैं। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। लेट्स जब हम ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस बिल्कुल ऐसे करें कि जो सरफेस एरिया है वो परपेंडिकुलर हो टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, यानी कि एरिया वेक्टर जो है इसमें पैरेलल होता है। ऊपर मैंने आपको बताया था वेक्टर एरिया जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है और उसका सेम मैग्नीट्यूड होता है। उसी तरह जब हम सरफेस एरिया को पैरेलल रखें यानी उसका वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा मिनिमम होगा, ठीक है। तीसरी केस हमारे पास एट एनी एंगल है, यानी इसको ना बिल्कुल हम परपेंडिकुलर करें ना हम एरिया वेक्टर को उसके पैरेलल करें, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास ऊपर आप दे सकते हैं हमने मैथमेटिकल में एंगल कॉस थीटा पुट किया है, ठीक है। डिपेंड करेगा उसका एंगल क्या बनता है, एंगल को पुट करके हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये नोट्स कॉपी करें, फुल कंसंट्रेट करके पढ़ें। इसके बाद अगर कोई चीज़ समझना है या मेरे से डिस्कस करना चाहेंगे तो इंस्टाग्राम आईडी ये मैंने दी हुई है, यहाँ पे मैसेज करें और आगे लेक्चर देखते रहें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करें। शुक्रिया।